ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के कीड़े सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं। साइंटिस्ट ने करीब 10 लाख किस्म के कीड़ों की पहचान की है, पर बहुत से कीड़ों के बारे में अब भी पता लगाना बाकी है। इस समूह के कई बड़े कीड़े अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सिकारा का आकार लगभग हथेली के पंजे के बराबर होता है और दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी इंसान की उंगली जितनी मोटी होती है। बुलेट एंट दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में से एक है। वैसे रेन फॉरेस्ट के कीड़ों में बीटल्स की तादाद सबसे ज्यादा है। वो हर मुमकिन आकार और रूप रंग में पाए जाते हैं। कुछ पतले और लंबे होते हैं, जैसे सीधी नाक वाला वीवल, तो कुछ लीफ बीटल की तरह छोटे और रंग बिरंगे होते हैं। ये वीवल खुद को पक्षी के बीट की तरह छुपा लेता है, पर खतरा टलते ही अचानक उसके पैर नजर आते हैं और वो चल पड़ता है। शुगर बीटल्स की तरह कुछ बीटल्स अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो कुछ राइनोसरस बीटल्स की तरह अकेले रहना पसंद करते हैं, जो पुराने और सूखे पेड़ों की लकड़ियों के अंदर पलते हैं। कुछ लॉन्जिकॉनस वाले बीटल्स पेंसिल को भी आसानी से चबा लेते हैं, पर वो हमेशा शांत रहने वाले जीव हैं। भले ही वो अपनी एंटेनी से बिच्छू की तरह डंक मारने का नाटक करते हों और उनके शरीर पर कांटे हों। रेन फॉरेस्ट में रहने वाले बंदर, टेपर या टायरा जैसे दूसरे जानवर जिंदा रहने के लिए बीटल्स को ही खाते हैं। डंग बीटल्स बड़ी तादाद में जानवरों के मल को साफ करते रहते हैं। कई बीटल्स दिखने में रंग बिरंगे और काफी बड़े होते हैं, जैसे ये हरे और लाल चमक वाला डंग बीटल। आखिर ये सारे रंग, अलग अलग रूप और इतना बड़ा आकार किस लिए? मकड़ी जैसे पैरों वाले हार्लेक्विन बीटल गिरे हुए बड़े बड़े पेड़ों में बच्चे पैदा करते हैं। पंखों पर बने हल्के और गहरे रंग के धब्बों का पैटर्न उनकी हिफाजत करता है, क्योंकि शिकारी उन्हें आसानी से नहीं पहचान पाते। एक बार नर बीटल को मादा मिल जाए तो वो थोड़ी देर जांच पड़ताल के बाद तुरंत मिलन शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में मिलन पूरा हो जाता है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखों वाले ये जीव फिर कभी नहीं मिलेंगे। लंबी टांगों और अंडे जितने बड़े शरीर वाले हार्लेक्विन बीटल को उड़ने के लिए एक खास तरकीब की जरूरत होती है, जो एलाइट्रा यानी एक तरह की परत के नीचे छिपी होती है। इस तरकीब की वजह से ये बीटल दूर दराज के पेड़ों तक पहुंचकर कई मादाओं के साथ मिलन कर पाता है। ये तरकीब दुनिया के सबसे बड़े बीटल को भी आती है। टाइटेनस जाइगैंटियस हाथ के पंजे जितना बड़ा और लंबी एंटेनी वाला बीटल जमीन पर मौजूद सड़ी हुई लकड़ी से निकलता है, पर इतना बड़ा होना उसे महंगा पड़ता है। इधर उधर घूमने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए लंबी एंटेनी वाला ये बीटल कुछ नहीं खाता और अपने शरीर में जमे फैट के सहारे ही जीता है। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बड़े सफर तय करता है। पहले सफर में वो धीरे धीरे चलते हुए ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है।
इतना बड़ा और भारी होने की वजह से उसे कीड़े खाने वाले पक्षियों का कोई डर नहीं होता। इसलिए टाइटैनस दिन के उजाले में भी बाहर घूम सकता है। यहाँ ऊपर आकर ये बीटल रात होने का इंतजार करता है और फिर अपने दूसरे सफर पर निकलता है। पर इस बार उड़कर वो चांद की रोशनी के सहारे मादा की तलाश में निकलता है। एंटोमोलॉजिस्ट्स इस बात का फायदा उठाते हैं कि रोशनी बीटल्स को अपनी तरफ खींचती है और इसके लिए वो अल्ट्रावायलेट लाइट वाले लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइटैनस को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। आज बस छोटे छोटे कीड़े ही इस रोशनी की तरफ आए हैं। जंगल के पेड़ों से और भी कई टाइटैनस जाइगैंटियस बाहर निकल आए हैं। इनमें एक मादा भी है जिसे रोशनी की तरफ जाने और पेड़ों पर चढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। अंडे से बाहर निकलने के तुरंत बाद वो मिलन करती है और अपनी पसंद का सूखा पेड़ ढूंढती है। यहाँ वो मादा बीटल लगभग 2 दर्जन अंडे देगी। कुछ वक्त बाद इनसे टाइटैनस लार्वे निकलते हैं जो कई सालों तक उस सूखी लकड़ी को खाकर जिंदा रहते हैं। रोशनी की तरफ उड़ने में दिलचस्पी नहीं होने के कारण मादा टाइटैनस शायद ही कभी नजर आती है। अंडे देने के बाद उनका मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि किसी बच्चे के जूते जितनी बड़ी ये बीटल जिंदगी में बस एक बार मिलन करके अंडे दे पाती है। थकान और कमजोरी के बाद मादा टाइटैनस अब अपनी मौत का इंतजार करती है। ज्यादातर किस्म के बीटल्स धरती के गर्म इलाकों में रहते हैं, लेकिन रंग बिरंगे बड़े और अनोखे बीटल्स देखने के लिए आपको इक्वेटर तक जाने की जरूरत नहीं। यूरोप में भी ज्यादातर बीटल्स जंगलों में पाए जाते हैं। ये जंगल कुदरती तौर पर बहुत घने नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह से सवाना जैसे हैं, जहाँ कहीं कहीं बड़े पेड़ और भूखे शाकाहारी जानवर रहते हैं। यूरोप में जब इंसान नहीं थे, तब बाइसन जैसे कई तरह के मवेशी यहाँ रहते थे। उनकी वजह से ये पूरा इलाका ऐसे ही बना रहा। बीटल्स के लिए एक बड़ा फायदा ये है कि उन्हें साल भर कहीं न कहीं ताजा गोबर मिलता रहता है। यूरोप में सैकड़ों तरह के डंग बीटल्स पाए जाते हैं जो इसे खाकर जिंदा रहते हैं। इनमें से एक है बॉल रोलर। ये बीटल गोबर के ढेर में अंडे नहीं देते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम में अपना काम तभी कर पाते हैं जब कुदरत सही सलामत हो और वहाँ बड़े जानवर मौजूद हों, जिनसे इन्हें ताजा गोबर लगातार मिलता रहे। लेकिन अब सदियों पुराने शाकाहारी जानवरों से भरे वो असली कुदरती जंगल अब यूरोप में मौजूद नहीं। ताजा गोबर मिलना तो केवल एक बात है, दूसरी बात यह है कि ऐसे जानवर पेड़ों को और छोटी छोटी झाड़ियों को ज्यादा बढ़ने नहीं देते, जिससे वहाँ ज्यादा छांव नहीं होती। हमारे कॉन्टिनेंट से जंगली जानवरों के झुंड तो गायब हो गए हैं, लेकिन इंसानों ने उनकी कमी पालतू जानवरों से पूरी कर दी है। ये पालतू जानवर भी इकोसिस्टम में वही काम करते हैं जो उनके जंगली पूर्वज किया करते थे। शर्त बस इतनी है कि उन्हें तबेले में बंद रखने के बजाय बाहर खुले मैदान में रहने और चरने दिया जाए। यूरोप में अब ऐसी बहुत कम जगह बची हैं जहां ये नजारा देखने को मिलता है। यहाँ गाय और घोड़े ओक के पेड़ों के बीच घूमते हैं,
जिससे बीटल्स के रहने का शानदार ठिकाना बन जाता है। ये इंसान की उंगली जितने बड़े सेराम्बिक्स लॉन्जिकॉन का घर है, जो सबसे लंबी एंटेनी वाले बीटल्स में से एक है। ये पुराने सूखे पेड़ों की लकड़ी के अंदर बड़ा होता है। हवा में उड़ते वक्त ये हमें वो ट्रिक दिखाता है जिसका इस्तेमाल बड़े और भारी बीटल्स उड़ने के लिए करते हैं, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओक की छाल पर लगी चोट से रस निकलता है। ये स्टैग बीटल और कैम्बरवेल तितली उसे पी रहे हैं। सेराम्बिक्स बीटल भी इस रस की खुशबू सूंघकर आता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मीठा रस पी सके, लेकिन इस पर उसे अपना हक बनाए रखना होगा। स्टैग बीटल अपनी हरकतों से नाराजगी दिखाता है, लेकिन फिर वो किसी दूसरे पेड़ पर अपने लिए रस ढूंढने चला जाता है। ओक के पुराने जंगलों में अक्सर पेड़ों में खोखली जगहें मौजूद होती हैं। बीटल की कई किस्में ऐसी खोखली जगहों में रहने में माहिर होती हैं। यूरोप में हर्मिट बीटल फूलों पर रहने वाले सबसे बड़े बीटल्स हैं। नायाब किस्म का रस्टी क्लिक बीटल भी यहीं रहता है। ये हर्मिट का सबसे बड़ा दुश्मन है। रस्टी क्लिक बीटल इस इलाके का सबसे बड़ा क्लिक बीटल है। उड़ते वक्त एक खास आवाज की वजह से इसे ये नाम मिला है। ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत सिर्फ रस्टी क्लिक बीटल के पास नहीं, दुनिया भर में 10,000 किस्म के अलग अलग बीटल्स में ये खूबी होती है। अपनी इसी काबिलियत के चलते पीठ के बल गिरने वाले बीटल्स फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं और दुश्मनों से बच निकलते हैं। हर्मिट बीटल कबूतर के अंडे जितना बड़ा होता है और रस्टी क्लिक बीटल की तरह ये भी अपनी पूरी जिंदगी ओक के किसी पुराने पेड़ के खोखले हिस्से के भीतर या उसके आसपास बिताता है। रस्टी क्लिक बीटल और हर्मिट बीटल दोनों ही अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर हैं, क्योंकि पुराने और खोखले पेड़ों वाले ओक के जंगल अब बचे ही नहीं। कभी कभी एक पेड़ के खोखले हिस्से में दर्जनों नर हर्मिट बीटल एक साथ रहते हैं। वो बाहर निकलकर मादाओं को लुभाने वाली गंध छोड़ते हैं। शायद ही कभी कोई मादा हर्मिट बीटल उड़कर वहां आती है, इसलिए ज्यादातर वक्त ये नर बीटल अकेले ही रहते हैं। एक ऐसा बीटल भी है जिसे कई बीटल एक्सपर्ट्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाते। वो पुराने ओक के पेड़ों के नीचे रहते हैं, जहां चरने वाले जानवर इस जगह को उनके रहने लायक बनाए रखते हैं। ये न सिर्फ हर्मिट बीटल की तरह नायाब है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहता है और तभी बाहर निकलता है जब दूसरे जीव
आसपास मौजूद नहीं होते। अर्थ बोरर बीटल जमीन के अंदर रहते हैं। वो बस शाम ढलते वक्त कुछ देर के लिए जमीन के ऊपर आते हैं और अंधेरे में कई तरह के सुरों वाले गानों के जरिए अपनी तरह के दूसरे कीड़ों को बुलाते हैं। ओक के पेड़ के नीचे, उसके अंदर और ऊपर 1000 से ज्यादा किस्म के बीटल रहते हैं। ये पेड़ किसी घने जंगल का नहीं बल्कि खुले मैदानों का हिस्सा है। बड़े शाकाहारी जानवरों की वजह से ओक के सारे पौधे बड़े पेड़ नहीं बन पाते और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नहीं होते। तब ओक के पेड़ों को जिंदा रहने के लिए भरपूर रोशनी मिलती है। आमतौर पर घने जंगलों में दिखने वाले ये ओक के पेड़ अब खत्म होते जा रहे हैं और ठीक इसी तरह यहाँ के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत बीटल भी खत्म हो रहे हैं। राइनोसरस बीटल आमतौर पर ओक के पुराने कम घने जंगलों में रहते हैं। राइनोसरस बीटल जैसे बड़े और आसानी से दिखने वाले जीवों के अलावा ओक के पेड़ पर कई किस्म के छोटे छोटे बीटल भी रहते हैं। ये एकॉर्न वीवर मीठे रस की बूंद को पी रहा है जो पेड़ों का रस चूसने वाले एफिड से निकलती है। ये नर है जो खुद को प्रजनन के लिए तैयार कर रहा है। मादा एकॉर्न वीवल की सूंड नर से भी ज्यादा लंबी होती है। सिर के इस अनोखे और लंबे हिस्से की मदद से वो पता लगाती है कि एकॉर्न का फल अंदर अंडा देने के लिए अच्छी तरह पका है या नहीं। वो नर के पास आती है, पर ये नर तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इसीलिए वो इस जगह से उड़ जाती है। ओक का पेड़ अलग अलग तरीकों से ढेर सारी बीटल्स का पेट भरता है। पेड़ के ऊपरी हिस्से में जेट ब्लैक चींटियां किसी रखवाले की तरह एफिड्स का ख्याल रखती हैं और उनसे रस निकालती हैं। इन पेड़ों का रस चूसने वाले जीवों की देखभाल और हिफाजत के बदले चींटियों को मीठा रस मिलता है जिसे वो अपने बिल तक ले जाती हैं। इन चींटियों के रास्ते में सैप बीटल जैसे भूखे भिखारी और लुटेरे इंतजार करते हैं। ये बीटल खुद को अच्छी तरह छिपा लेता है। इसकी गंध लगभग चींटी जैसी ही होती है, इसलिए मजदूर चींटियों को पता भी नहीं चलता। शिकारी रोव बीटल को भी मौके का इंतजार है। वो लापरवाह चींटियों के पास चुपके से आते हैं और गर्दन पर डंक मारकर उन्हें पैरालाइज कर देते हैं। इधर सैप बीटल चींटियों के झुंड में घुल मिलकर बड़े हक से खाना मांगता है
और एक चींटी तुरंत अपने मुंह से थोड़ा सा एफिड का मीठा रस उसे दे देती है। रोव बीटल अब भी मौके की तलाश में है। सैप बीटल लगातार खाना मांगकर अपना पेट भरता है और उधर रोव बीटल अपने शिकार को खींचकर ऐसी जगह ले जाता है जहां वो उसे आराम से खा सके। सैप बीटल बीटल की खास तरकीब का इस्तेमाल करके वहां से चला जाता है। जानवरों के चरने के लिए बने बड़े बड़े मैदानों में फूलों की भरमार होती है। ये कई कीड़ों के लिए अच्छा है, सिर्फ 6 स्पॉट बर्नेट जैसी तितलियों के लिए नहीं बल्कि कई बीटल्स के लिए भी। वुंडवर्ड का पौधा माइलाब्रिस वेरिएबलिस के लिए खाने का जरिया और मिलन की जगह है, जो शायद पूरे यूरोप का सबसे जहरीला बीटल है। जानवर जिन जगहों पर चरते हैं वहां भी साल भर कुछ जगहों पर घास और झाड़ियां लंबी और हरी भरी रहती हैं, खासकर वो पौधे जिनमें चुभने वाले कांटे होते हैं या जो जहरीली या कड़वी चीजें बनाकर अपने पत्तों में जमा रखते हैं। जानवर इन पौधों से दूर ही रहते हैं और इसीलिए कई कीड़े अंडे देने के लिए इन्हीं जगहों को चुनते हैं। बड़े आकार के बैंडेड ग्रास हॉपर गायों के सहारे जिंदा रहते हैं। एक जमाने में ये ग्रास हॉपर हर जगह दिखाई देते थे, लेकिन आज सेंट्रल यूरोप में ये लगभग खत्म हो गए हैं, पर ईस्टर्न यूरोप में अब भी नजर आते हैं, जहाँ चरने के लिए बड़े मैदान मौजूद हैं, बिल्कुल माइलाब्रिस वेरिएबलिस की तरह। इन मैदानों में इन दोनों जीवों को अंडे देने के लिए मनपसंद जगह मिल जाती है। ये मादा बीटल उसी जगह की तरफ जा रही है। ग्रास हॉपर अच्छी तरह उड़ नहीं पाती, इसलिए वो पैदल ही अंडे देने की जगह तक पहुंच जाती है। गायें अक्सर छांव और गिरे हुए फूलों की तलाश में पुराने सेब के पेड़ के नीचे आती हैं, इसलिए वहां की जमीन साफ रहती है। ये कई जीवों के लिए बहुत अच्छी बात है। मादा बीटल नरम मिट्टी में अपना पहला गड्ढा खोदना शुरू करती है। इसमें करीब 1 घंटा लग जाता है। मादा ग्रास हॉपर भी यहाँ अंडे देने आती है, क्योंकि यहाँ की जमीन साफ और धूप से गर्म है। बीटल ने काफी गहरा गड्ढा खोद लिया है और अब वो यहाँ 50 अंडे देने वाली है। ग्रास हॉपर को ढलान के किनारे पर थोड़ी ऊंची जगह की तलाश है। ये मादा बीटल उस गड्ढे को फिर से बंद करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लंबे पैरों वाली मादा ग्रास हॉपर को आखिरकार अपने अंडों के लिए सही जगह मिल गई, पर शायद इन अंडों से बच्चे कभी बाहर ही नहीं आ पाए। माइलाब्रिस वेरिएबलिस दूसरे जीवों के सहारे जिंदा रहते हैं और खास तौर पर ग्रास हॉपर्स का शिकार करते हैं। ये यहाँ अंडे छुपा कर रखती है ताकि उसके लार्वे बाद में ग्रास हॉपर के अंडों को ढूंढकर खा सकें, उन अंडों से छोटे ग्रास हॉपर के निकलने से पहले। उसके बाद ही ये लार्वे बड़े बीटल्स बन पाते हैं।
कुदरत का ये तालमेल और खूबी हैरान करने वाली है, पर इससे भी ज्यादा अनोखे रूप देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी इस बंजर और सूखी जमीन से एक ब्लिस्टर बीटल निकल रहा है। ये ब्लैक ऑयल बीटल है जो ब्लिस्टर बीटल फैमिली से ताल्लुक रखता है। ब्लिस्टर बीटल एक जहरीला रसायन निकालते हैं जिससे त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, पर इसका इस्तेमाल ये उनकी प्रोटीन से भरे पराग खाना और मीठा रस पीना बेहद पसंद है। मादा बीटल लगातार खाती रहती है और उसके पेट में हजारों अंडे तैयार हो जाते हैं। इतना ज्यादा खाना खाने के बाद ये मादा बीटल बहुत मोटी और भारी हो गई है, पर अब इसका मकसद कुछ और ही है। इस ब्लैक ऑयल बीटल की नजर इकट्ठा किए गए इसी पोलन पर है। इन जंगली मधुमक्खियों के छत्ते ब्लैक ऑयल बीटल के लिए बेहद जरूरी हैं। के अलग होते ही मादा बीटल मधुमक्खियों की इस कॉलोनी के पास मिट्टी में अपने अंडे देती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद जमीन में इंतजार करते हैं। जैसे ही मधुमक्खी फूल पर बैठती है, ऑयल बीटल के लार्वे उस पर चढ़कर चिपक जाते हैं। नदी के किनारे ये धूप वाली जगह एक ब्लिस्टर बीटल का ठिकाना है जो अपने शिकार को अनोखे तरीके से झांसा देता है। नीचे जमीन में बने छोटे छोटे छेदों से आईवी बीज निकल रही हैं। ये आईवी मधुमक्खियां ब्लिस्टर बीटल के साथ इसी जगह रहती हैं। इन बीटल्स का पहला मकसद अपने लिए खाना और मिलन के लिए साथी ढूंढना है। ये छोटे बीटल घास पर मिलन करते हैं और अगर वो घास चरने वाले इन जानवरों से बच गए तो मादा बीटल कुछ देर बाद ही अंडे दे देती है। बाकी ब्लिस्टर बीटल की तरह वो अपने अंडे मिट्टी में छिपाने के बजाय सीधे फूलों के अंदर देती है। ये चरने वाले जानवर ही ब्लिस्टर बीटल के रहने की जगह को बचाए रखते हैं। नदी के किनारे पौधों को बढ़ने नहीं देते ताकि घास के मैदान में झाड़ियां और पेड़ ज्यादा न फैलें। ये भी नेचुरल साइकिल का हिस्सा है कि कभी कभी ये जानवर ब्लिस्टर बीटल के अंडों को कुचल देते हैं या घास के साथ खा लेते हैं। 2 हफ्ते बाद ब्लिस्टर बीटल के लार्वे अंडों से बाहर निकलते हैं। वो इधर उधर भटकते नहीं बल्कि एक साथ जमा हो जाते हैं और मादा आईवी मधुमक्खियों जैसी गंध छोड़ते हैं। ठीक उसी वक्त खिली धूप में नदी के किनारे ढेरों नर आईवी मधुमक्खियां मादाओं से पहले निकल आते हैं। ब्लिस्टर बीटल लार्वे की लुभाने वाली गंध इन नर मधुमक्खियों को भटका देती है। नर मधुमक्खी के वहां बैठते ही लार्वे अपने शिकार पर चढ़ जाते हैं। ये मधुमक्खियां किसी ट्रोजन हॉर्स से कम नहीं। आईवी मधुमक्खियां ब्लिस्टर बीटल के लार्वे को अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाती हैं।
नदी किनारे इन जंगलों में बड़े कीड़ों के सहारे जिंदा रहने वाली एक खूबसूरत किस्म की पक्षियों का भी बसेरा है, जो अपने बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इस पुराने सिल्वर पॉपुलर के पेड़ में इंसानी हाथ के बराबर बड़ा खोखला छेद है। भला यहाँ किसने अपना घोंसला बनाया होगा? शायद यूरोप के सबसे रंगीन पक्षी के बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। ये है ब्लू रोलर। सेंट्रल यूरोप में अब ये पक्षी नहीं मिलते, क्योंकि वहां नदियों के किनारे ऐसी खुली जगह वाले जंगल अब नहीं बचे। लेकिन ब्लू रोलर को यहाँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ढेर सारे बीटल मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ कुदरत आज भी सही सलामत है। लेकिन मॉडर्न तरीके से खेती वाले इलाकों के बीच भी, जहां किसी को उम्मीद नहीं होती, वहां आज भी ये बीटल मौजूद हैं। आलू उगाने वाले किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन आलू की खेत की मिट्टी में छिपा रहता है, कोलोराडो बीटल के लार्वे और प्यूपे। बेहद नाजुक और बिना रंग वाले ये बीटल तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो जमीन से बाहर आने के लिए सख्त ना हो जाएं। भले ही ये बीटल बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने पूरे इलाके पर ये बहुत बड़ा असर डालते हैं। हर एक बीटल बहुत धीरे धीरे आलू के पत्तों का बस थोड़ा सा हिस्सा खाता है। लेकिन ये अक्सर हजारों की तादाद में जमीन से बाहर निकलते हैं। एक बार जब मिलन हो गया तो यहाँ अनगिनत बीटल नजर आते हैं। हर मादा कोलोराडो बीटल 2000 से ज्यादा अंडे देती है। जल्दी ही पूरा खेत बिल्कुल खाली दिखने लगेगा। लेकिन ऐसे बीटल भी हैं जो इंसानों को पसंद नहीं आने वाले पौधों को खाते हैं। घोड़ों की देखभाल करने वाले कई लोग डॉग को बेकार समझते हैं, लेकिन डॉग हाइपर वीवल को डॉग का पौधा बहुत पसंद है। ये वीवल पूरी तरह से डॉग की अलग अलग किस्मों के सहारे जिंदा रहते हैं, यानी वो पौधों के सहारे जिन्हें ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। ये मामूली सा दिखने वाला वीवल एक सच्चा कलाकार है, खासकर इसका लार्वा। लेकिन पूरी तरह बड़ा वीवल बनने से पहले डॉग वीवल का लार्वा एक जाल बुनता है, जो काफी हद तक बेहद शानदार क्रिसमस बॉबल जैसा दिखता है।
इस बॉल के तैयार होने के बाद ये लार्वा अब प्यूपा में बदल सकता है। 1 हफ्ते बाद उसके अंदर से बेहद नाजुक और सफेद रंग का बीटल बाहर निकलता है। बस 1 दिन और फिर ये बीटल पूरी तरह मजबूत होकर डॉग के पौधे पर जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। अब ये सख्त ककून को काटकर बाहर निकलेगा, जिसने अब तक उसकी हिफाजत की। इस काम में कई घंटे लग जाते हैं। ज्यादातर किस्म के बीटल्स अंगूरों की खेती के लिए सुहाने मौसम वाले इलाकों में रहते हैं। इनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बड़े। कुछ आसानी से नहीं दिखते तो कुछ हर जगह नजर आते हैं। कभी कभी बगीचों, जंगलों या घरों के आसपास रिप्रोड्यूस करने वाले बड़े बीटल्स बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं। इंसान जहाँ फलों के पेड़ और गुलाब के पौधे लगाते हैं, वो जगह पेड़ों के फूल या पत्ते खाने वाली बीटल्स को लुभाती है। कई जगहों पर लोग कॉकचेफर के धीरे धीरे गायब होने पर अपना दुख जताते हैं, लेकिन यूरोप की बड़ी नदियों की घाटियों में फलों की खेती करने वाले किसान आज भी इसके सब कुछ सफाचट करने वाली आदत के चलते इसे एक बड़ी मुसीबत मानते हैं। वैसे बड़ी तादाद में नजर आने पर ये कीड़े इंसानों की नजर में नुकसान की वजह बन जाते हैं, लेकिन कुदरत के लिए कॉकचेफर कई मायनों में फायदेमंद साबित होते हैं। बहुत से किस्म के जीवों को बीटल्स बहुत पसंद हैं और वो बड़ी तादाद में मौजूद इन बीटल्स को खाकर मोटे होते हैं, बिल्कुल इस ग्रीन लिजर्ड की तरह। ये केस्ट्रल पक्षी भी कॉकचेफर को ढूंढ निकालता है और जब बीटल्स बड़ी तादाद में मौजूद हों तो कुछ वक्त के लिए ये उसका सबसे पसंदीदा शिकार बन जाते हैं और होपो पक्षी भी यही करते हैं। फलों के बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों के लिए कॉकचेफर बीटल की बड़ी तादाद मुसीबत बन जाते हैं, लेकिन हमारे बगीचों में जब ये जमीन से बाहर निकलते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं करते, बल्कि हम उन्हें करीब से देख पाते हैं। साफ तौर पर दिखता है कि बीटल के पास वो खास चीज है जो दुनिया के किसी दूसरे कीड़े के पास नहीं, कुछ ऐसा जिसके बिना कॉकचेफर इतनी आसानी से उड़ नहीं पाता। फ्लावर चेफर्स अक्सर फूलों के गमलों और बगीचों के कूड़े के ढेरों में पलते हैं। वैसे लोग इन्हें बुरा समझते हैं, पर उनके लार्वा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो खाद बनाने में मदद करते हैं। बगीचे की बाड़ के उस पार असल में कई किस्म के फ्लावर चेफर बीटल मीठी चीजों की तलाश में रहते हैं। एक बार फिर पेड़ों का मीठा रस उन्हें अपनी ओर खींच लाता है। घातों की तरह चमकने वाले इस बड़े फ्लावर चेफर को साइंटिस्ट स्पेसियोसिसिमा कहते हैं और वो भी इसी मीठे रस के लिए यहाँ चला आया। फ्लावर चेफर सिर्फ रस टपकाते पेड़ों की तरफ नहीं आते, बल्कि वो जमीन पर गिरे हर तरह के फलों को भी खाते हैं।
और फिर अपनी इस अनोखी तरकीब की बदौलत वो उड़कर दूर चले जाते हैं। ज्यादा पके हुए चेरी के फल लॉन्ग हॉर्न बीटल को लुभाते हैं। आज घरों के आसपास फलों के अलावा ऐसे खूबसूरत बीटल का नजर आना सच में किस्मत की बात है। बहुत से बीटल्स को फूल पसंद हैं। बी बीटल बस अपने पसंदीदा पौधों के पराग को खाते हैं, बिल्कुल मस्क बीटल की तरह। फूलों पर बैठते समय सफेद धब्बों वाले रोज बीटल और दूसरे कीड़े पॉलन को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं और पॉलिनेशन में फूलों की मदद करते हैं। कुदरत में बीटल्स कई और चीजों में काम आते हैं, जैसे ये कैरियन बीटल। या फिर हाइड बीटल, जो पक्षियों के खाली घोंसलों में रहकर वहां की गंदगी साफ करते हैं। ये फॉल्स ब्लिस्टर बीटल सिर्फ उन गिरे हुए पेड़ों पर रहता है जो आधे पानी में डूबे होते हैं। ये सेंट्रल यूरोप में बहुत कम जगहों पर ही दिखाई देते हैं। बाढ़ में ये पेड़ का तना बीटल की छोटी सी आबादी के साथ बह गया। इनका एक और ठिकाना खत्म हो गया। चाहे जमीन सूखी हो या पानी से भरी, मैदान हो या ऊंचे पहाड़, इस वीवल की तरह बीटल हर माहौल में रहते हैं। ये हमें कीचड़ और दलदली जगहों में और यहाँ तक कि पानी के भीतर भी मिल जाते हैं, जैसे ये लेसर सिल्वर वाटर बीटल। कभी कभी ये बीटल खुद किसी दूसरे जीव का घर बन जाते हैं। क्राउन बीटल अक्सर अपने ऊपर छोटे छोटे कीड़ों को बिठाकर घूमते हैं, लेकिन ये नन्हे जीव बीटल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके साथ किसी नई जगह पहुंचते ही नीचे उतर जाते हैं। बीटल के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, पर आखिर इनका सबसे बड़ा राज क्या है? ऐसी कौन सी तरकीब है इनके पास? आखिर ये इतने कामयाब, इतने बड़े और इतने रंग बिरंगे क्यों हैं? पंखों को मोड़ने वाले एक खास जोड़ की वजह से बीटल के पंख उनके खोल से दुगने लंबे होते हैं। ये जीवों के विकास की एक शानदार खोज है। पंखों को मोड़ने वाला वो जोड़ और उसके ऊपर मौजूद सख्त और मजबूत कवर, जिसके खुलते ही लंबे और बेहद नाजुक पंख बाहर निकलते हैं और ये भारी भरकम बीटल हवा में उड़ पाते हैं। सभी बीटल के पंख उड़ने से पहले या उड़ते वक्त खुल जाते हैं। यूसिनेटेड बीटल जैसे कुछ बीटल अपने सख्त पंखों को पूरी तरह फैला लेते हैं। दूसरी तरफ फ्लावर चेफर जैसे दूसरे बीटल उड़ते समय पंखों के ऊपर के कवर को बंद ही रखते हैं। जोड़ वाली ये तरकीब और उनके पंखों की ये खास बनावट ही शायद सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते बीटल लगभग पिछले 30 करोड़ सालों के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा किस्मों वाले जीव बन गए हैं, जो जीवों की इतनी बड़ी आबादी के बीच शायद सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर ये ना हो तो कुदरत का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। हर एक बीटल जीवों के विकास की शानदार मिसाल है।